दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ओके प्लैनेट चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो कि शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से बिलोंग करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ की बात हम लोग करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ कैसा चल रहा है, आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से रहने वाले हैं, और कंपनी के प्रोज और कॉन्स को भी थोड़ा हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और एट लास्ट कंपनी का जीएमपी यानी इस आईपीओ से रिलेटेड जीएमपी क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड का आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ है और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी अराउंड 410.71 करोड़ रेज करने वाली है और ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। और इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रेश इशू के थ्रू जो भी फंड यानी 410.71 करोड़ जो कंपनी रेज करने का प्लान कर रही है, इसका सारा यूटिलाइजेशन कंपनी के ग्रोथ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और कंपनी के फिनेंशियल्स और फ्यूचरिस्टिक गोल्स को मीट कराने के लिए यूज़ किया जाने वाला है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसका मतलब इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को मार्केट में बेच नहीं रहे हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 240 से 252 के बीच में डिसाइड किया गया है और एक लॉट में 58 शेयर्स रहने वाले हैं। इस आईपीओ में आप 19 अगस्त से 21 अगस्त शाम 5 बजे पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट 22 अगस्त को देखने को मिलेगा और अगर आपको अप्लाई किया हुआ आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपका रिफंड 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो ये आपके डीमेट अकाउंट में 25 अगस्त को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस आईपीओ यानी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड कंपनी 26 अगस्त को मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट में 58 शेयर्स होंगे और जिसके लिए आपको 14,616 रुपीज़ पे करने होंगे। वैसे ही रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए जा सकते हो और उसमें आपको 754 शेयर्स अलॉट होंगे और उसके लिए जो आपको अमाउंट पे करना होगा वो होगा 1,90,008 रुपीज़। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स का लोकेशन होगा जिसमें आपको 812 शेयर्स अलॉट होंगे और उसके लिए आपको 2,04,624 रुपीज़ पे करने होंगे। वैसे ही स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम आप 68 लॉट्स के लिए जा सकते हो और जिसमें आपको 3,944 शेयर्स मिलेंगे और उसके लिए आपको 9,93,888 रुपीज़ पे करने होंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 69 लॉट्स अलॉट होंगे जिसमें 4,002 शेयर्स आपको मिलेंगे और उसके लिए आपको 10,08,504 रुपीज़ पे करने होंगे। इस कंपनी में आईपीओ से पहले 100% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास देखने को मिल रही है और पोस्ट आईपीओ ये होल्डिंग 90% हो जाएगी, यानी आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 90% तक देखने को मिलेगी। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के रिजर्वेशंस को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि कितना परसेंटेज रिटेल के लिए रखा गया है और उसके बेसिस पे आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी का एक अंदाजा मिल जाता है। तो चलिए एक नज़र इसे भी देख लेते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 50% का रिजर्वेशन दिया गया है, रिटेल कैटेगरी में 35% का रिजर्वेशन है और वैसे ही एनआईआईज कैटेगरी में 15% का रिजर्वेशन दिया गया है। ऐसे तो इस आईपीओ का साइज़ बहुत ही छोटा है और इसमें रिटेल कैटेगरी को 35% रिजर्वेशन दिया गया है, फिर भी क्योंकि इसके आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से आईपीओ अलॉटमेंट मिलने का चांसेस थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है। आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, लॉट साइज़ और रिजर्वेशन को देखने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी में के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो चलिए एक नज़र कंपनी के बारे में समझने के लिए कंपनी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए नाम से ही ऐसा समझ में आता है कि ये कंपनी शिपिंग कार्गो के बिजनेस से बिलोंग करती है। तो देखिए श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया के लॉजिस्टिक और कार्गो सेक्टर में।
ये कंपनी स्पेशली बात करें तो ड्राई बल्क कार्गो के लिए शिपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी मेनली नॉन मेजर पोर्ट्स जैसे जेटीज पर फोकस करती है। इस कंपनी के पास 80 प्लस वेसल्स हैं और 370 प्लस अर्थ मूविंग मशीन्स जैसे कि पे लोडर्स और टिपर्स। ये कंपनी कार्गो हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है और इनका क्लाइंट बेस भी काफ़ी स्ट्रांग है। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, एफएमसीजी और मेटल जैसे सेक्टर्स में कंपनीज जैसे अदानी इंटरप्राइज, टाटा इंटरनेशनल और टोरेंट पावर इनके क्लाइंट हैं। ये कंपनी हर साल 14 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा कार्गो हैंडल करती है। चलिए, कंपनी का ओवरव्यू तो हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और वो कितना कैपेसिटी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उनके क्लाइंट्स कौन कौन हैं। अब चलिए इसके फिनेंशियल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। किसी भी कंपनी का फिनेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको देख के ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इसके फिनेंशियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने 3 साल का फिनेंशियल डेटा अवेलेबल है। अगर आप इसके टोटल इनकम की बात करें तो ये 2023 में 827 करोड़ था, जो कि 2024 में घट के 736 करोड़ हो गया और अभी करंट 2025 में 610 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में ये 118 करोड़ के अराउंड में देखने को मिल रहा था। वहीं 2024 में 124 देखने को मिला और 2025 में 141 देखने को मिल रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि टोटल इनकम में तो गिरावट है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का मैनेजमेंट अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए कितना कर्ज ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 2023 में ये बोरोइंग 175 के अराउंड में देखने को मिल रहा था। वहीं 2024 में ये 158 के अराउंड देखने को मिला और 2025 में ये 256 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो बोरोइंग भी कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 2 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। पहला तो है टोटल इनकम, जो कि कंटिन्यूअसली गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी बात करें तो बोरोइंग्स भी कंटिन्यूअसली कंपनी बढ़ाते जा रही है। और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें पॉजिटिव एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है कि कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ा रही है, जो कि ग्रोइंग फेज में देखने को मिल रहा है। तो एक मिक्स टाइप का इसका फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। वहीं आरओई की बात करें तो 42.91 देखने को मिल रहा है। आरओसीई की बात करें तो 28.09% देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.75 देखने को मिल रहा है। वहीं पैट मार्जिन की बात करें तो 23.24% देखने को मिल रहा है और ईबिटा मार्जिन 33.03% देखने को मिल रहा है। और ईपीएस और पीई की बात करें तो आईपीओ से पहले इसका ईपीएस 9.63 है, जो कि आईपीओ के बाद ये घटकर 8.67 देखने को मिलेगा। वहीं पीई की बात करें तो अभी करंट में प्री आईपीओ 26.16 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 29.07 देखने को मिल जाएगा। और ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 31 मार्च 2025 तक का डेटा है, जो कि आरएचपी में शो किया गया है कंपनी के द्वारा। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के देखा था कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो टोटली फ्रेश इशू है और उससे वो 410.71 करोड़ फंड रेज करने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फंड का कंपनी ने क्या बाइफर्केशन दिया है कि वो इस पैसों का कहाँ पे कैसे यूटिलाइजेशन करने वाली है। तो देखिए, कंपनी का कहना है कि कंपनी अराउंड 251.18 करोड़ जो पैसे हैं वो ड्राई बल्क कैरियर और सुप्रीम मैक्स कैटेगरी के चीज़ों को एक्विजिशन करने के लिए करेंगी, जो कि सेकेंडरी मार्केट से होगा। वहीं 23 करोड़ का यूज़ वो रीपेमेंट करने के लिए करेंगे। उनके पास जो भी बोरोइंग होगा उसमें से 23 करोड़ का जो रीपेमेंट है, ये जो आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज होगा उसका 23 करोड़ रुपीज़ वहाँ पे वो रीपेमेंट करने के लिए देने वाली है। और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होने वाला है। आईपीओ जीएमपी की बात करें तो करंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें 32 रुपीज़ का यानी अराउंड 12.69% का ग्रे मार्केट प्रीमियम या ग्रे मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो जीएमपी है ये नेट पे अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ और ये कोई भी ट्रू फिगर नहीं होता है, ये डेली बेसिस पे ये बदलते रहता है। तो हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस टाइम पे ये जीएमपी का जो वैल्यू है कुछ और देखने को मिल सकता है।
तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने ओवरऑल कंपनी के सारे पैरामीटर्स को देख लिया है, बट एट लास्ट हमें समराइज फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसके प्रोज और कॉन्स को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, ये पूरा वीडियो देखने पे जो मुझे प्रोज समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली प्रोज की बात करें तो इनका एक इंटीग्रेटेड सर्विस है, प्लस में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये कंपनी 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी और अभी 2025 चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म का इनके पास एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी प्रोज की बात करें तो इनका डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस भी देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे ये एफएमसीजी और प्लस में मेटल और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी वो ट्रांसपोर्टेशन प्लस में कार्गो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस भी प्रोवाइड कराता है। वहीं बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा एसेट भी है, जैसा कि हमने देखा कि इनके पास 80 प्लस वेसल्स हैं, 370 प्लस अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंडिकेट करता है। वहीं कॉन्स की बात करें तो हमने इनके फिनेंशियल्स को जब स्टडी किया तो हमने ये देखा कि इनका टोटल इनकम कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर डिक्रीजिंग फेज में देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा कॉन्स है। वहीं दूसरे कॉन्स की बात करें तो ये बिजनेस साइक्लिक टाइप का बिजनेस है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग मैनर में देखने को भी मिल जाता है। वहीं इनके वैल्यूएशंस की बात करें तो इनका वैल्यूएशंस जिस ढंग का इनका फिनेंशियल हेल्थ देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे अगर इसके पीयर कॉम्पिटिटर से बात करें तो इनका वैल्यूएशंस एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड कंक्लूजन की बात करूं तो ये आईपीओ जब ओपन होगा और इसका जिस दिन लास्ट डेट होगा अप्लाई करने के लिए, उस टाइम पे इसका जो जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम या प्राइस देखने को मिल रहा होगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा देखने को मिले तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है तो एक बार इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाने दीजिए, 2-3-4 क्वार्टर्स का इसका रिजल्ट एक बार देख लीजिए और उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना व्यू बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप खुद से एक बार स्टडी कर लें या फिर आपके खुद के पर्सनल फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। मैं इस वीडियो के थ्रू कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने या ना करने या फिर किसी भी शेयर को बाई या सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।